क्लास 11 अर्थशास्त्र का है। बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें चौथा चैप्टर लेके हम आए हैं, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, हम अध्ययन करेंगे भारत में मानव पूंजी का निर्माण। वो बहु जानते हैं कि हम लेके आते हैं एनसीईआरटी की पूरी की लाइन एकदम मस्त नोट्स बना के ले आते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान किससे संबंधित है? तो प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान संबंधित है टीकाकरण से। चिकित्सकीय आयुर्विज्ञान बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा से। और सामाजिक आयुर्विज्ञान किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या विज्ञान के प्रसार से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक आयुर्विज्ञान किससे संबंधित है? सामाजिक आयुर्विज्ञान जो होता है स्वास्थ्य से संबंधी साक्षरता या विज्ञान का प्रसार से। और चिकित्सीय संबंधी किससे? आयुर्विज्ञान बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा से। और प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान टीकाकरण से। अगला प्रश्न क्या है कि भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय किस आधार पर किया जाता है? तो भौतिक पूंजी में निवेश जो किया जाता है उसका निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? अपने ज्ञान पे किया जाता है। भौतिक पूंजी का मतलब जो कोई हम ऐसी चीज़ खरीदने जाते हैं जो इसे मशीनीकरण के रूप में, जैसे हम ट्रैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, कोई मशीन ले रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? भौतिक पूंजी। और उसको हम लेने के लिए पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हमारा कितना पैसा है, उसमें हम कितना निवेश करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करेंगे, सारी चीज़ों किस पे आधारित होती है? तो अपने ज्ञान पे आधारित होती है। यानी भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय जो लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है? तो अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्य रूप से एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। कैसी है भौतिक पूंजी निर्माण? भौतिक पूंजी निर्माण जो है वह मुख्य रूप से एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कैसे होता है? तो स्वास्थ्य पर किया गया व्यय। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय। फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों पर प्रशिक्षण पर किया गया व्यय, यानी कि फर्म में जो कर्मचारी हैं उनको नया टेक्नोलॉजी सिखाना है तो उनके ऊपर ट्रेनिंग किया जाता है, या तो फर्म में ही ट्रेनिंग दी जाती है या कहीं संस्था में भेज के दिया जाता है, विदेश में भी भेज के इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन पर क्या किया जाता है? निवेश जो किया जाता है वो मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक, प्रवसन पर किया गया व्यय, यानी बाहर जाने के लिए जो प्रवसन पर व्यय किया जाता है वो भी मानव पूंजी निर्माण में आता है। श्रम बाजार या अन्य बाजार जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय भी मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत आता है। मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना किसकी अवधारणा पर की गई है? तो मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना जो की गई है वह भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर की गई है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या संबंध देखने को मिलता है? तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में संबंध मिलता है कि दोनों में कुछ समानता और कुछ प्रभावशाली असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों में कुछ समानता होती है, कुछ असमानता होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, दोनों प्रकार की पूंजी किसका परिणाम होती है? तो दोनों प्रकार की पूंजी जो होती है वह सुविचारित निवेश निर्णय का परिणाम होती है। यानी कि जब भी हम कोई निवेश करते हैं, चाहे वह मानव पूंजी में निवेश करें या भौतिक पूंजी में निवेश करें, दोनों में जो निवेश किया जाता है पहले उसके ऊपर विचार किया जाता है, तब उसमें निवेश का निर्णय लिया जाता है। तो किस पे आधारित है? तो सुविचारित निवेश निर्णय पे आधारित है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय कौन लेता है? तो भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। और मानव पूंजी में जो निवेश का निर्णय लिया जाता है वो कौन लेता है? तो मानव पूंजी में जो निवेश का निर्णय लिया जाता है वो अभिभावक भी लेते हैं तथा समाज भी करता है। ठीक है, कौन कौन करता है? मानव पूंजी में निवेश का निर्णय अभिभावक भी करते हैं, समाज के लोग भी करते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें भी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो शिक्षाविद भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। मानव पूंजी में निवेश का निर्णय कौन करता है? तो अभिभावक तथा समाज करते हैं, शिक्षाविद करते हैं, स्कूल का वाले करते हैं, विद्यालय वाले करते हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः या मुख्य रूप से एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी किस प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो मानव पूंजी निर्माण अंशतः रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो सामान्यतः या अंशतः रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। और भौतिक पूंजी कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक पूंजी निर्माण प्रक्रिया जो है वह आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। भौतिक पूंजी क्या होती है? दृश्य होती है, जबकि मानव पूंजी अदृश्य होती है। ठीक है, भौतिक पूंजी कैसी होती है? दृश्य होती है। जब हम कोई सामान खरीद लेते हैं तो हमें दिखता है ना साफ साफ सामने। अगर किसी मानव में हमने निवेश कर दिया तो दिखता है कि उसके माइंड में कितना बुद्धि है, क्या है, वो क्या कर सकता है, ये चीज़ें नहीं दिखती है उसके माइंड पे। भौतिक पूंजी को पृथक किया जा सकता है लेकिन मानव पूंजी को पृथक नहीं किया जा सकता है। दोनों पूंजियों में गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। मानव पूंजी में और भौतिक पूंजी में किस पे अंतर देखने को मिलता है? तो गतिशीलता के आधार पर अंतर देखने को मिलता है। जैसे भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है। कुछ कृत्रिम अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन होता रहता है, लेकिन मानव पूंजी का इतना निर्बाध नहीं हो पाता है। मानव पूंजी के प्रवाह में किसकी बाधा आती है? तो मानव पूंजी के प्रवाह में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधा आती है। ठीक है, भौतिक पूंजी का निर्माण किसके सहारे हो जाता है? तो भौतिक पूंजी का निर्माण आयात के सहारे हो जाता है। किसके सहारे? आयात के सहारे हो जाता है।
मानव पूंजी का निर्माण किसके सहारे होता है? तो मानव पूंजी का निर्माण समाज के सहारे, सरकार के सहारे, व्यक्तिगत व्यय के आधार पर और अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधित निर्णय से होता है। समय समय पर दोनों प्रकार की सूचियों में ह्रास होता है। ठीक है, कोई मशीन पुरानी होने पर घिस जाती है और प्रौद्योगिकी उसे पुराना घोषित कर देती है। वहीं मानव पूंजी आयु के अनुसार कुछ ह्रास हो जाता है, लेकिन मानव पूंजी में शिक्षण और स्वास्थ्य में निरंतर निवेश से उस ह्रास की कमी को काफ़ी सीमा तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन भौतिक पूंजी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे आपने कोई सामान अभी खरीद लिया, ठीक है, तो कुछ साल बाद आप देखोगे कि नई चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या उस नई चीज़ों को उसमें शामिल कर सकते हो? नहीं। तो भौतिक पूंजी जो होती है वो नई तकनीकी को या नई प्रौद्योगिकी का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन मानव पूंजी जो है, अगर नई चीज़ आ गई, जैसे अभी एआई आ गया, ठीक है, अब पुराने लोग नहीं जानते, अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी एआई की, तो वो सीख जाएंगे, वो चीज़ करने लगेंगे। तो मानव में भी ह्रास होता है, भौतिक पूंजी में भी ह्रास होता है, लेकिन भौतिक पूंजी को जो ह्रास होता है उसको हम नहीं नए जनरेशन की भौतिक पूंजी से हम उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन मानव को हम सुधार सकते हैं। ठीक है, मानव पूंजी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता किसके द्वारा आ जाती है? तो निवेश के द्वारा आ जाती है। मानव पूंजी द्वारा सृजित हितलाभ के प्रवाह का स्वरूप भौतिक पूंजी से अलग होता है। जैसे मानव पूंजी से केवल उसकी स्वामी ही नहीं बल्कि पूरा समाज लाभ प्राप्त करता है, जबकि इसको बाह्य हितलाभ भी कहा जाता है। जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं। भौतिक पूंजी केवल निजी लाभ को ही जन्म देती है, यानी भौतिक पूंजी किसको जन्म देती है? केवल निजी लाभ को जन्म देती है। और मानव पूंजी जो होती है सार्वजनिक हित को जन्म देती है। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। यानी आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है आर्थिकी में विकास होना। तो देश की वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, भारत ने आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चन है कि भारत ने आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। किसको? मानव पूंजी को। आर्थिक महत्व के रूप में मानव पूंजी को 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब है? तो 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। किसमें कहा गया है कि मानव पूंजी निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था को विज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा? तो किस पे कहा गया था? विज्ञान परिदृश्य पर आधारित। किस पे आधारित? विज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च स्थान पर ले जाएगा। तो एनईपी 2020 में कहा गया। किसमें कहा गया है? एनईपी 2020 में कहा गया है कि विज्ञान परिदृश्य पर आधारित जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। आगे का काम का क्या अर्थ है? यानी आगे का काम किससे संबंधित है? तो एनईपी 2020 से संबंधित है। तो आगे का काम का क्या अर्थ है कि भारत को विज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। किसमें? भारत को विज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। किस व्यवस्था में परिवर्तन? तो विज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। यानी कि भारत का जो विज्ञान पहले का है और आज के दौर के विज्ञान में उसको क्या करना है? बदलना है। किसके तहत? एनईपी 2020 में कहा गया है। मानव पूंजी व मानव विकास दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर है। क्या अंतर है? मानव पूंजी की अवधारणा क्या है? तो मानव पूंजी की अवधारणा है कि शिक्षा व स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम मानती है। यानी कि शिक्षा व स्वास्थ्य जो है वो क्या है? वो श्रम के उत्पादन बढ़ाने का माध्यम मानती है। यानी कि जब किसी को शिक्षा दे देंगे और किसी को स्वास्थ्य दे देंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उत्पादन में लाभ बढ़ाने का काम करेगा। तो ये मानव पूंजी किस पे आधारित है? कि मानव पूंजी आधारित है श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। किसको? शिक्षा और स्वास्थ्य को। ठीक है, वहीं मानव विकास किस विचार पर आधारित है? तो मानव जो है, मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य मानव के अभिन्न अंग के सिद्धांत पर आधारित है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य मानव के अभिन्न अंग हैं। यह कौन कहता है? तो यह कहता है मानव विकास। और मानव पूंजी क्या कहता है? तो मानव पूंजी कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वह श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम है। ठीक है, और मानव के विकास का अभिन्न अंग शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो कौन कहेगा? मानव विकास कहेगा। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को क्या मानती है? तो मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के रूप में मानती है, और मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वह मानव का अभिन्न अंग मानता है। ठीक, मानव पूंजी मानव को क्या मानता है? तो मानव पूंजी मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। ठीक है, मानव पूंजी मानव को क्या मानता है? तो मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य कैसा है? तो यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। कैसा है यह साध्य? तो उत्पादकता में वृद्धि का है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न करे तो ऐसा निवेश को निवेश
को क्या माना जाएगा, तो ऐसे निवेश को अनुत्पादक माना जाएगा, यानी कि उत्पादन नहीं हुआ है, नुकसान हो गया है। लेकिन मानव विकास के लिए किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश क्या माना जाता है, तो ये माना जाता है कि साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है, चाहे उसका उत्पादन हो या ना हो। यानी कि आपने किसी व्यक्ति को शिक्षित कर दिया, स्वस्थ दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह जॉब कर रहा है, वो कमा नहीं रहा है, लेकिन उसको नुकसानदायक नहीं माना जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, उसको ये बोला जाएगा कि उस मतलब व्यक्ति का उसका अधिकार है, शिक्षा और स्वास्थ्य पाना व्यक्ति का क्या अधिकार है मानव विकास करने के लिए। ठीक है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति कैसी है, तो भारत में मानव पूंजी निर्माण किसका परिणाम है, भारत में मानव पूंजी निर्माण जो किसका परिणाम है, तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कार्यस्थल प्रशिक्षण का, प्रवसन का और सूचना निवेश का मानव पूंजी निर्माण इसका परिणाम है। मानव पूंजी निर्माण के दो महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है, तो मानव पूंजी निर्माण के दो महत्वपूर्ण स्रोत शिक्षा और स्वास्थ्य को माना जाता है, लेकिन है इसमें परिणाम कौन कौन से हैं, तो शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, कार्यस्थल परीक्षण भी है, प्रवसन है, सूचना निवेश है, ये मानव पूंजी निर्माण के परिणाम है। नहीं, ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मानव पूंजी निर्माण परिणाम मिला है शिक्षा और स्वास्थ्य देने से। और मानव पूंजी निर्माण के दो महत्वपूर्ण स्रोत शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर देखभाल किस प्रकार की लाभ उत्पन्न करती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो देखभाल करती है वह निजी और सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य पर देखभाल किस प्रकार की लाभ उत्पन्न करती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर देखभाल निजी सामाजिक लाभ उत्पन्न करती है। इसी कारण इन दोनों क्षेत्रों पर दोनों संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय पर सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य क्यों किया गया है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। दूसरा, इस प्रभाव को आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए पहले से हस्तक्षेप डालकर सुधार किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे अब कोई अभी होता है ना कि हम किसी स्कूल में पढ़ने चले गए हैं, तो प्राइवेट स्कूल, हमें वो व्यवस्था नहीं मिली, जब तक हम उस स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाते हैं तब तक हमारा शोषण हो चुका होता है। तो जब हम कोई निवेश करते हैं तो उसका क्या होता है, दीर्घकालिक परिणाम होता है। तो इसीलिए अगर उसमें पहले हस्तक्षेप किया गया होता, ठीक, पहले हस्तक्षेप किया गया होता उसमें, तो उसमें सुधार हो जाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाया गया है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय किन दो रूपों में समझा जाता है, तो कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का प्रतिशत। यानी कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय किन दो रूपों में समझा जाता है, तो सरकार द्वारा जो शिक्षा पर व्यय किया जाता है उसको समझाया जाता है कि कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का कितना प्रतिशत, यानी कि जो सरकार का कुल व्यय किया गया है उस कुल व्यय में शिक्षा पर उन्होंने कितना प्रतिशत व्यय किया है। ठीक है। और सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का कितना प्रतिशत योगदान हो रहा है। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किया गया व्यय किसके महत्व का सूचक है, तो सरकारी योजनाओं में शिक्षा का महत्व, यानी सरकारी योजनाओं में शिक्षा का कितना महत्व, यानी कि सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उन योजनाओं में शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। यह सरकार की योजनाओं में शिक्षा के महत्व को इंगित करता है कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं शिक्षा के लिए ला रही हैं। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत क्या व्यक्त करता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का जो प्रतिशत है वो क्या व्यक्त करता है। जैसे अभी हमने देखा कि सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है, क्वेश्चन था ना कि कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किया गया व्यय क्या महत्व करता है, तो उसमें सरकार की योजनाओं में शिक्षा का महत्व समझ में आता है कि सरकार ने जो व्यय किया है उस योजनाओं में शिक्षा पर कितना जोर दिया है। उसी तरह पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो साल भर में सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें शैक्षिक व्यय का प्रतिशत कितना व्यक्त करता है, तो व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश की शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो जोड़ा जाता है कि भारत में इतना सकल घरेलू उत्पाद हुआ है कौन कौन से क्षेत्र से, तो उसमें जोड़ा जाता है ना कि कितना व्यय किया गया था, कितना आय हुआ था, तो उसे निकाला जाता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 1920 तक की इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, तो 1952 में सरकारी व्यय था शिक्षा पे 7.92% और सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का प्रतिशत था 0.64%। वर्तमान समय में कितना है, वर्तमान समय में 2020 में सरकार का जो व्यय है शिक्षा पे वो हुआ है 16.54% और सकल घरेलू उत्पाद में कितना है 4.47% हुआ है। ठीक। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है, तो कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पे खर्च होता है। किस पे खर्च होता है, प्राथमिक शिक्षा पे खर्च होता है। कुल शिक्षा व्यय का किस पर सबसे बहुत कम है, तो कुल शिक्षा व्यय का जो कम होता है वह उच्चतर या तृतीयक शैक्षिक संस्था जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्था और विश्वविद्यालय आदि पर किया जाता है। अगर औसत रूप से बात करें, ठीक है, यानी औसत रूप से बात करें कि औसत रूप से अधिक व्यय सरकार द्वारा किस शिक्षा पे किया जाता है, तो प्राथमिक शिक्षा पे किया जाता है। ठीक है। और औसत रूप से कम व्यय सरकार द्वारा किस पर किया जाता है, तो उच्चतर या तृतीयक शिक्षा पे किया जाता है।
अगर प्रति व्यक्ति की बात करें कि प्रति विद्यार्थी अधिक व्यय सरकार द्वारा किस शिक्षा पर किया जाता है, तो उच्चतर शिक्षा तृतीयक शिक्षा पे किया जाता है। यानी कि एक विद्यार्थी पे जो खर्चा किया जाता है वो किस पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उच्चतर शिक्षा तृतीयक शिक्षा पे देखने को मिलता है। लेकिन सामूहिक रूप से औसत रूप में वो प्राथमिक शिक्षा पर देखने को मिलता है। 2020-21 में प्रारंभिक शिक्षा में व्यय पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय के राज्यों के बीच काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे सिक्किम में जहां उच्चतर शिक्षा पे 96,968 व्यय किए गए थे, वहीं बिहार में उच्चतर शिक्षा पे 10,710 रुपये व्यय किए गए थे। इससे क्या पता चलता है कि यह अंतर राज्यों में शिक्षा के अवसर और शैक्षिक उपलब्धि के स्तरों में भारी अंतर दर्शाता है। शिक्षा आयोग शिक्षा आयोग कब आया था? 1964-66 में आया था। क्या सिफारिश लाया था शिक्षा आयोग ने? तो शिक्षा आयोग 1964-66 में सिफारिश लाया था कि शैक्षिक उपलब्धि की समृद्धि दर में सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6%, कम से कम कितना प्रतिशत? 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। किसने कहा था? शिक्षा आयोग ने किया था। कब? 1964 से 66 में। 1964-66 में जो आयोग आया था, इसको किस नाम से जानते हैं? तो कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिया गया था? कोठारी। कोठा पर जितना धन रखे वो छुपा के ना, उस सब धन को किस पे लगाओ? शिक्षा में लगाओ। ठीक, किस पे लगाओ? शिक्षा में लगाओ। तो ये सिफारिश किसने की थी? ये सिफारिश की थी कोठारी आयोग ने। क्या कहा था कि शैक्षिक उपलब्धि की समृद्धि दर को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 6% शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए। उस समय कितना खर्च किया जा रहा था? अभी हमने देखा ना, उस समय मात्र 0.64% खर्च किया जा रहा था। ठीक है, उसका अभी वर्तमान समय में कितना किया जा रहा है? 4.47 किया जा रहा है। जबकि 1964 और 66 में कहा गया था 6% सकल घरेलू का करना, जो आज तक नहीं हुआ अभी तक। सोच लो। शिक्षा आयोग मुख्य रूप से किससे संबंधित आयोग था? तो शिक्षा जो मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से बात करें तो यह माध्यमिक शिक्षा पर आधारित कोठारी आयोग था। यानी 64-66 का जो शिक्षा आयोग का गठन किया गया था वो किस पे आधारित था? तो मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पे आधारित था। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को हुई थी। कोठारी, कोठा, कोठा 14 जुलाई 1964, कोठा 14 जुलाई 1964। आधार अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1964। ठीक है, सभी स्तर की शिक्षा के पहलुओं की सर्वेक्षण करना था। ठीक, मुख्य तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, लेकिन साथ ही साथ सभी शिक्षा स्तर के पहलुओं को सर्वेक्षण करना था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1966 में। उप शीर्षक क्या था इसका? कोठारी आयोग का उप शीर्षक क्या था? उप शीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। यानी कि जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किसने? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो किस उप शीर्षक नाम से प्रस्तुत की थी? तो राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा नाम से प्रस्तुत की थी अपनी रिपोर्ट। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू कानून बनाया था? तो 2009 में। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, समिति का गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 1999 में किया गया था। कौन सी समिति का गठन? तपस मजदूर समिति का गठन। तपस मजूमदार समिति का गठन कब किया गया था? तो तपस मजूमदार समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 1979 में किया गया था। तपस मजूमदार समिति का किस लिए किया गया था? तो समाज के सबसे गरीब बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, शैक्षिक खर्चों का अनुमान लगाने के लिए 2007-8 तक, यानी 10 साल के अंदर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का अपना रिपोर्ट दी इसने। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए, यानी 1958 से लेकर 2007 तक के 10 वर्षों की अवधि में जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? तो 1.3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इसमें व्यय करना होगा। किसने रिपोर्ट की थी? तपस मजूमदार ने दिया था। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% का व्यय जो है वह बहुत कम है। यानी वर्तमान में जो 4% व्यय किया जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद का, तो वह 6% करने को किसमें कहा गया था? 6% करने को कोठारी आयोग में कहा गया था। लेकिन उसकी वांछित तुलना में 4% क्या है? बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इनको 10 साल में कितने रुपए चाहिए होता है? 1.3 लाख करोड़ रुपए चाहिए था। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। यह किसमें कहा गया था? तो ये बात कही गई थी तपस मजूमदार समिति। गठन कब हुआ था? 1999 में। उद्देश्य क्या था? शैक्षिक खर्चे का अनुमान लगाना। किस वर्ष के बच्चे के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए। कब हुआ था? 1998 से लेकर 2007 तक का रिकॉर्ड तैयार किया गया था। यानी 10 साल का रिकॉर्ड तैयार किया गया था। खर्च कितना आएगा 10 साल के लिए? 1.3 लाख करोड़ रुपये, यानी 1.3 लाख करोड़। बोल चुपचाप ना, 1 लाख 3 लाख का ही कर रहा है इसमें। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर कितना प्रतिशत शिक्षा उपकर भी लगाना प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% किस पे लगाने का प्रारंभ किया है? तो 2% प्राथमिक शिक्षा पर लगाने को किया है। ठीक है, शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है।
किसके लिए सुरक्षित रखा है? प्राथमिक शिक्षा के लिए। सरकार ने उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कितनी राशि स्वीकृत कराने की बात की है? तो 1% उपकर के रूप में। कितनी? 1%। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितनी की जा रही है वर्तमान समय में? तो कुल मिला के 4% किया जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा के वर्तमान में किया जा रहा है? 4%। भारत में शैक्षिक उपलब्धियां, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी देश में शैक्षिक उपलब्धि का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जाता है: वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर। मोस्ट पॉइंट है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन बनेगा कि किसी देश की आर्थिक उपलब्धि जो है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि नहीं, शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? कि वह व्यक्ति कितना शिक्षित, उस देश में शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लोग शिक्षित हैं, ये सब। तो किस आधार पे? वयस्क साक्षरता स्तर देखा जाता है। क्या देता है? वयस्क साक्षरता स्तर को देखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा की संपूर्ति दर कितनी है, और तीसरा युवा साक्षरता दर। यानी 3 मुद्दों से क्या होता है? किसी देश की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किया जाता है। भविष्य की संभावनाएं, आज भी शिक्षा निरक्षरों की संख्या कितनी है? तो जितनी स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या थी, वर्तमान समय में उतनी जनसंख्या जो है वह निरक्षर है। भारत का संविधान सभा ने किसमें वर्णित किया था कि संविधान के पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी? यह बात किसमें कहा गया था? तो यह बात कहा गया था नीति निर्देशक तत्व में। कितने वर्ष के? 10 साल के अंदर। लेकिन वर्तमान में कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए किया गया था? तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया था। और उसमें शामिल किया गया था कि 10 वर्ष के अंदर हम 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। और यह बात किसमें कही गई थी? तो नीति निर्देशक तत्व में कही थी। क्यों? क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कब होती है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अधिनियम के द्वारा होती है। ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया? तो इसको शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और किसमें? अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया, और इसे जीवन मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, 21A में शामिल कर देंगे। RTE कब आया था? राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। यह संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन क्या है? शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। कब आया था RTE राइट टू एजुकेशन? 2009 में आया था। और मौलिक अधिकार कौन है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वह मौलिक अधिकार है, और राइट टू एजुकेशन जो है वह शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। 2009 में आया था। और लागू कब किया गया था इसे? तो लागू किया गया था इसे 2010 में। नीति निर्देशक में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान थे? तो नीति निर्देशक में शिक्षा के लिए प्रावधान थे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनने से पहले नीति निर्देशक के तहत अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया था। और उसमें प्रावधान किया गया था कि केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का, और 14 वर्ष तक के लिए बच्चों, अगले 10 वर्ष में इनको इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। लिंग समता पहले से बेहतर हो गई है। लिंग समानता जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। भारत में शिक्षा का पिरामिड कैसा है? तो भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है। क्या है? बहुत ही नुकीला है। शिक्षा का पिरामिड नुकीला होना क्या दर्शाता है? यानी कि शिक्षा का पिरामिड जो बहुत नुकीला है, तो नुकीला होना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यानी कि उच्चतर जो शिक्षा स्तर बनाया गया है ये, तो यहाँ तक लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। यहाँ कि यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ तक क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ तक बहुत कम लोग रेयर केस में पहुँचते हैं। तो इसलिए जो शिक्षा का स्तर पिरामिड के आकार का है, और इतना बहुत नुकीला है। नुकीला का अर्थ क्या है? कि उच्चतर शिक्षा तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। बेरोजगारी दर का आंकड़ा कौन देता है? तो बेरोजगारी दर का आंकड़ा NSSO देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। किसका आंकड़ा देता है? तो बेरोजगारी दर का आंकड़ा देता है। शिक्षा उपकर क्या है? पहले केवल शिक्षा के लिए थी, अब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में शामिल। यानी कि पहले केवल शिक्षा के लिए उपकर लिया जाता था, लेकिन अब इसमें क्या शामिल कर दिया गया? तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों शामिल हो गया है। ठीक है, इस वर्तमान समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपकर कितना लिया जा रहा है? तो 4% लिया जा रहा है। ठीक है, 2% किसके लिए है? 2% जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए है, 1% जो है उच्चतर शिक्षा के लिए है, और 1% जो है स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह मिला के वर्तमान समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितना प्रतिशत उपकर लिया जा रहा है? तो 4% लिया जा रहा है। तो यह था हमारा क्लास 11th का भारत में पूंजी निर्माण से। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।